नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। भारत के खिलाफ जो काम चीन को करना चाहिए वो काम कांग्रेस कर रही, जो काम पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट्स को करना चाहिए वो सारे काम भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे नेता कर रहे हैं। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जहर फैलाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी पूरी तरह से भूल चुके हैं कि भारत और नरेंद्र मोदी दो अलग अलग विषय हैं। मोदी हेटर्स के लिए दोनों एक हो चुके हैं। कोई एक उदाहरण नहीं है, हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते मोदी हेटर्स की तरफ से इस बारे में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और इसमें ताजा मामला प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं उन्हें आप शामिल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर, कॉमेडियन, अभिनेता या फिर तमाम शहजादे जो हवा पे सवार होके राजनीति में चले आते हैं, तब आपको वही सब सुनने को मिलता है जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत की विदेश नीति पर कहा, जो हर रोज कांग्रेस दोहराती रहती है। प्रधानमंत्री की हालिया विदेश यात्रा पे तो सारी हदें लांघ दी गई। न पद की गरिमा का ख्याल रखा गया, ना ही संविधान का। विदेश मंत्रालय को दुनिया के तमाम देशों से माफी मांगनी पड़ी। आज के एपिसोड में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि वो मुद्दा है क्या। जिन्हें 10,000 की आबादी वाला मामूली देश करार दिया गया, कैसे वे देश भारत के लिए गेम चेंजर हैं, वर्तमान और भविष्य के लिहाज से भारत के लिए कैसे वे देश उपयोगी हैं, आज इस पे भी बात करेंगे। और प्रधानमंत्री की आलोचना के चक्कर में किस तरह से संविधान की हत्या की गई उसे भी बताएंगे। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और अपनी राय देते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी हाल ही में कहा, प्रधानमंत्री जी कहां गए हुए हैं, घाना गए हुए हैं, आज आ गए हैं। चलो चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन सी कंट्री जाते हैं, मैग्नीसिया, गल्वेसिया, टर्वेसिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। मान ने कहा, और क्या कहा, प्रधानमंत्री जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी आबादी कितनी है? 10,000। वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। 10,000 लोग तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहां जेसीबी चल रही, ओए जेसीबी। ये भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा। मान की तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्विटर पर लिखा, भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, जो शायद अगली विदेश यात्रा से पहले 3 हफ्ते के लिए देश में ही रहेंगे। भगवंत मान और जयराम रमेश ने यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर तंज के तौर पर कहा। प्रधानमंत्री की यात्रा को बेमतलब का साबित करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया गए थे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा असल में ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक के लिए थी। दोस्तों, बात आगे बढ़े, बात आगे की जाए उससे पहले कुछ व्यावहारिक चीजों को जान लीजिए। विदेश दौरों में होता यह है कि जब आप किसी देश की लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो हमेशा शासनाध्यक्षों की कोशिश रहती है कि लंबी दूरी की यात्राओं के बीच बीच में ब्रेक जर्नी लिया जाए और लगे हाथ वहां पड़ने वाले देशों में भी मेल मुलाकात और कूटनीतिक कारोबार के अवसर तलाशे जाए। हर दुनिया के शासनाध्यक्ष ऐसा करते हैं। मान लीजिए अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं तो वे सीधे भारत नहीं आते, बल्कि बीच में एक पड़ाव पर रुकते हैं। ये पड़ाव भी कूटनीतिक ही होते हैं, बेमतलब के नहीं। गंतव्य के आस पड़ोस में भी तमाम देशों में जाते हैं जहां उनके कूटनीतिक हित होते हैं। मान लीजिए कि ट्रंप को भारत का दौरा करना है तो बीच में अरब, यूरोप का कोई डेस्टिनेशन आने जाने के दौरान उसे भी रखेंगे रुकने के लिए। इसके अलावा
भारत के पड़ोस में श्रीलंका भी अगर जाना हुआ तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप वापस लौटेंगे फिर सीधे श्रीलंका आएंगे। यह असल में एक पंथ दो काज वाला काम होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा असल में ब्राजील के लिए था, लेकिन उन्होंने बीच में अफ्रीकी देश घाना का पड़ाव लिया, फिर वहां से त्रिनिदाद और टोबैगो होते हुए अर्जेंटीना पहुंचे। अर्जेंटीना ब्राजील के नजदीक ही है और लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया का पड़ाव लिया। कूटनीति में किसी भी देश की अहमियत उसकी आबादी और जनसंख्या से तय नहीं होती। सभी देश महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन देशों की यात्राएं की, उनके साथ भारत विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्रों में साझेदारी कर रहा और हथियार भी बेच रहा। भारत इन देशों के साथ न सिर्फ अपने भविष्य की बुनियाद तैयार कर रहा, बल्कि उनके भविष्य के लिहाज से भी साझे हित के काम कर रहा, दुनिया का भरोसा जीत रहा। कैसे? इसे नामीबिया के उदाहरण से समझिए। और यह हर नागरिक को पता ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यासिर अराफात भारत के दौरे पर आए, उनका स्वागत हो और आप सालों तक समझ ही ना पाए कि आखिर यासिर अराफात के भारत दौरे से हमें क्या मिला। फिलिस्तीन ने भारत को तेल दिया, गैस दिया, खजूर दिए, आखिर क्या दिया? क्या सिर्फ प्रियंका गांधी के झोले को पेंट करने के लिए फिलिस्तीन का झंडा और रंग भर मिला यासिर अराफात की यात्रा से? खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में चीनी पाकिस्तानी कठपुतलियों की सोच से अलग ठोस और निर्णायक काम कर रहे हैं। आपको यह बात तब समझ में आएगी जब आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नामीबिया आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वह नामीबिया जिसे भगवंत मान 10,000 आबादी वाला देश बता रहे हैं, या फिर जयराम रमेश नामीबिया को प्रधानमंत्री का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक पिकनिक स्पॉट बताने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, नामीबिया यूरेनियम पावर हाउस है। नामीबिया अफ्रीका का टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर है। कजाकिस्तान और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। दुनिया की 10% यूरेनियम जरूरतें नामीबिया से सप्लाई होती हैं। कोयले पर निर्भरता कम करके भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा योजनाओं के लिए नामीबिया की विशेष अहमियत है। एआई का खेल जो दुनिया में शुरू हो चुका है, इस दिशा में ऊर्जा जरूरतों के लिए नामीबिया का भारत के लिए महत्व बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में रेयर अर्थ बेशकीमती है। इसे ऐसे समझे कि जैसे 20वीं शताब्दी में डीजल पेट्रोल की जो अहमियत थी, वह आने वाले दिनों में रेयर अर्थ की होने जा रही है या हो चुकी है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझे कि नामीबिया जैसे देश की अहमियत इंदिरा जी को अगर पता होती तो उन्हें दिल्ली में यासिर अराफात को होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दबाव के आगे इंदिरा गांधी को मजबूर नहीं होना पड़ता। यासिर अराफात के लिए लाल कालीन बिछाने पर इंदिरा गांधी को मजबूर नहीं होना पड़ता। नामीबिया टर्बियम, इट्रियम, सीरियम जैसे कई रेयर अर्थ के लिए बेस्ट सोर्स है। कैसे? इसे केरल में खड़े यूके के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 से समझे, जो बहुत दिन यहीं पड़ा रहा। एक F-35 बनाने के लिए करीब करीब 900 पाउंड रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। नई विज्ञान और तकनीक में भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत जरूरी हो जाता है। लिथियम और कोबाल्ट का भी नामीबिया एक बड़ा सोर्स है। ये रेयर अर्थ ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल माने जाते हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और तमाम रेयर अर्थ के बिना ईवी कंडक्टर या एआई क्रांति का कोई भविष्य ही नहीं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गेम प्लेयर नहीं बन सकते और दुनिया में पिछड़ जाएंगे। फिलहाल रेयर अर्थ सप्लाई चेन में चीन सबका बाप है, लेकिन नामीबिया दुनिया के तमाम देशों को चीन के सामने एक अवसर देता है और भारत को भी देता है। चीन इसी रेयर अर्थ के लिए बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका में घुसा पड़ा है। 10-10 हजार, 15-15 हजार की आबादी वाले जिन देशों को आप बता रहे हैं, वहां घुसा पड़ा है।
नामीबिया में सिर्फ भारत ही नहीं, समूचा यूरोप, अमेरिका पैर जमाने की कोशिशें कर रहे हैं। नामीबिया ग्रीन हाइड्रोजन हब भी है। जर्मन, यूरोपियन और भारतीय निवेश के जरिए नामीबिया ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में समूचे अफ्रीका का लीडर है आज की तारीख में। भारत ग्रीन एनर्जी के लिए तेल की वजह से जिन भू राजनीतिक चीजों से परेशान होता रहा और इन चीजों ने उसकी घरेलू आंतरिक राजनीति पर असर डाला, अब उनमें बैलेंस बनाने या उनसे मुक्त होने की दिशा में निर्णायक काम कर रहा। भूगोल की वजह से नामीबिया का एक और महत्व निकल के सामने आता है। मिनरल्स की शिपिंग के लिहाज से नामीबिया का पोर्ट अटलांटिक ओशियन में एक्सेस भी देता है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि नामीबिया में टिकाऊ लोकतंत्र है। माइनिंग के कानूनों का अच्छी तरह से वहां पर पालन किया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत के लिए नामीबिया एक भरोसेमंद देश है। इसी तरह भारत को घाना से मुख्य रूप से कोको, काजू, सोना और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। भारत ब्राजील से सोयाबीन तेल, कच्चा तेल, सोना, कॉपर, लोहा, चीनी और इथेनॉल आयात करता है, जो खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करते हैं भारत की। विशेष रूप से बायो एनर्जी और एग्री फील्ड में ब्राजील के साथ भारत की कई बड़ी साझेदारियां हैं। ब्रिक्स, G20 जैसे समूहों में दोनों देश सहयोगी भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राजील भारत के हथियार खरीदने वाले देशों में भी शामिल होना चाहता है। मोदी की मौजूदा यात्रा में ब्राजील और भारत ने कई द्विपक्षीय समझौते किए। भारत अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल, सूरजमुखी का तेल, चमड़ा, सोना आयात करता है। यूक्रेन संकट के बाद से सूरजमुखी तेल की आपूर्ति में अर्जेंटीना भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। यहां भी मोदी गए थे। और इसके अलावा अर्जेंटीना ने भारत के साथ लिथियम खदानों के लिए समझौता भी किया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बात यह भी है कि ब्राजील और अर्जेंटीना अमेरिकी महाद्वीप में भारत को भू राजनीति के लिहाज से अमेरिका के सामने एक ताकत भी प्रदान करते हैं। कैसे, इसे हाल ही में ट्रंप और लूला की तूतू मैमे से भी आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान असल में भारत के खिलाफ कई देशों को ऐसी भू राजनीतिक ताकत देता रहा है, पर ऑपरेशन सिंदूर दुनिया की यह गलतफहमी भी दूर कर चुका है। बड़ी बात यह भी है कि ये सभी देश भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। और जहां तक बात त्रिनिदाद और टोबैको जाने की है, तो यहां से भारत का रिश्ता सांस्कृतिक है। हमारे अपने ही लोगों को वहां अंग्रेजों ने मजदूरों की तरह बसाया। अगर मोदी टूट चुकी कड़ियों को वापस जोड़ रहे हैं, तो यह भारत और भारतीयता के हित में है, विरोध में नहीं। विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाने वालों को, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का, यह समझना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य में रेयर अर्थ की भूमिका क्या है। अगर उन्हें पता होती यह बात, तो शायद वैसा नहीं बोलते जैसा बोला गया। कम से कम पद की गरिमा और संवैधानिक दायरे का तो ख्याल जरूर रखते। भगवंत मान ने 10,000 आबादी वाला जो जुमला बोला, वह तमाम देशों में जहां प्रधानमंत्री गए, उन देशों का सरासर अपमान था। भगवंत मान ने मजाकिया लहजे में तमाम देशों का गलत नाम जिस तरह से मैग्नीसिया, गलवेसिया और टर्वेसिया आदि के रूप में लिया, बेमतलब शब्दों का इस्तेमाल किया, यह सरासर देशों का मजाक उड़ाने की कोशिश ही मानी जाएगी। जबकि हमारा अपना संविधान, भारत का संविधान, उसका 19वां अनुच्छेद भारत के नागरिकों को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने या लिखने से रोकता है। पद की मर्यादा के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संविधान को भी भूल गए। प्रधानमंत्री पर तीसरे देशों को घसीटे बिना भी भगवंत मान ज्यादा आक्रामक तरीके से सवाल पूछ सकते थे। बाकी आज की राजनीति का फैशन बन गया है। मोदी को गाली दो, देश को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो और कंधे पर फिलिस्तीन का झंडा झोला टांग कर मुफ्त में थोक के वोट ले लो बिना मेहनत किए, और राजनीति करो, राजनीति चमकाओ। संकट में साथ देने वाले इजराइल जैसे मित्र देशों के खिलाफ सड़क पर जुलूस निकालकर वोट हथियाओ। देश के शहरों में हिजबुल्लाह के आतंकियों का पोस्टर टांगकर वोट जुटाओ।
आजकल ये फैशन बन गया है। बाकी ये कितना संवेदनशील मसला है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के अफसरों को आगे आकर सफाई देनी पड़ रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भगवंत मान का नाम लिए बिना कहा कि उनके कहे पर हम शर्मिंदा है, खेद जताते हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने यह बयान दिया है वह उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करता और खुद को उन बयानों से अलग करता है जो भारत और उसके मित्र देशों के साथ रिश्तों को कमजोर करते हैं। भगवंत मान और कांग्रेस की तरफ से लगातार भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। आम आदमी पार्टी के दूसरे तमाम नेता भी इसमें शामिल हैं। भारत के कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही, उसे देखा जा सकता है। यह किसी भी सूरत में दोस्तों जायज नहीं। ऐसे कार्य तो दुश्मन देश और उनके नागरिक करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो दुश्मनों की तरफ से इन्हीं सब चीजों को सबसे घातक हथियार के तौर पर शुमार किया जाता है। अब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत की शानदार विजय के बाद, दुनिया में बढ़ते भारत के कद को देखते हुए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भगवंत मान या जयराम रमेश या फिर ऐसे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, आखिर किस देश के सिपाही हैं? ये सवाल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।